और उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को शेयर किया था ऑलरेडी, और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना था। एक लास्ट सेक्शन था, इसको हम लोगों को सेक्शन 11 के साथ रीड विथ करना चाहिए था। और सेक्शन 4141, 41 हाँ SRA। 41, हाँ जी बिल्कुल, 4141 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात हम लोग यहाँ करेंगे। और इसी में ये पॉइंट आ रहा था कि सेक्शन 4141 जो हमारा सेक्शन है, वेदर इट विल बी एप्लीकेबल इन द मैटर ऑफ द मोहरी बीबी केस और नॉट। देखिए, अभी आप अपने नजरिए से इस पर हम लोगों ने दिमाग नहीं लगाना है। मोहरी बीबी के केस के हिसाब से हमें समझना है कि मोहरी बीबी के केस में क्या हुआ था। और जो कोई बंदा अगर मोहरी बीबी के केस को नहीं समझ पा रहा है, समझिए कि वहां पर गड़बड़ हो रही है। सिर्फ इतना भर कह देने से कि मोहरी बीबी के केस में कुछ नहीं है, बस माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वाइड होता है, इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ इतना कह देने से काम चल जाता तो इसमें सेक्शन 64, 65, 115, 41, इन सारे सेक्शंस की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है, सो हमें इसकी जरूरत पड़ी है। इसका मतलब कि ये जो सेक्शंस हैं या ये जो स्टेटमेंट है कि भैया माइनर्स के साथ किया गया अग्रीमेंट वाइड होता है, ये उससे कुछ ऊपर की बात है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस करना है सेक्शन 4141 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और इसको आप यूं कहिए कि रीड विथ हम लोग करेंगे सेक्शन किसके साथ, 11 के साथ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो। देखिए, आपके सामने है ये सेक्शन 4141। अब आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा था कि सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कभी भी। तो चलिए मैं कुछ पहले से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में आपको शेयर कर देता हूं। सबसे पहली जरूरी चीज तो वो ये जान लीजिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है हमारा आज के डेट में जो हम लोग पढ़ते हैं या जो हम लोगों के पास जो बेयर एक्ट आता है, उस बेयर एक्ट का नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब आप बोलेंगे सर ये 1963 का ये कॉन्सेप्ट यहां पर कहां से आ गया सर। हम लोगों के पास जो बेयर एक्ट है या जो हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो बेसिकली 1963 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। अब ये भाई साहब कहां से चले गए मोहरी बीबी के जमाने में। तो चलिए मैं आपको इसके लिए पहले बता दूं कि मोहरी बीबी के जमाने में ये ऐसे चले जाते हैं कि उस जमाने में हमारा जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हुआ करता था। अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का ओरिजिनल वाला हुआ करता था। सबसे पहला जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, द नंबर 1, द ओरिजिनल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दैट वाज 1877। अगर उससे भी बात करें, इसमें इसके बारे में थोड़ा बात करें तो याद कर लीजिए, या नहीं जानते हैं तो जानिए कि एक न्यूयॉर्क सिविल कोड आया था। न्यूयॉर्क सिविल कोड, न्यूयॉर्क सिविल कोड। ये जो भाई साहब न्यूयॉर्क सिविल कोड है, ये 1862 का ये बना हुआ है। न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 का बना हुआ है और इसके बहुत सारे प्रोविजंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में कॉपी पेस्ट किया अंग्रेजों ने और उसको एज इट इज क्या कर दिया, इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, उसको इन्फोर्सिबल बना दिया। ओके, सो नाउ 1877 का ये बाकायदा एक्ट था और यही बस बे अमेंडमेंट होते 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 ये आज हमारे पास ऐसे पहुंच गया 1963 तक का। इसके बीच की अगर जर्नी जाननी है तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा लॉ कमीशन होता है, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस होते हैं। लॉ कमीशन क्या करता है, बाकायदा देखता है हर एक लॉ को कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश है सुधार करने की क्या। सो लॉ कमीशन था और लॉ कमीशन का जो नाइन्थ रिपोर्ट था, नाइन्थ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, लॉ कमीशन का नाइन्थ रिपोर्ट जो था ये उसने सरकार को दिया और सरकार को ये दिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, एंड दैट वाज 19 जुलाई 1958। और सरकार ने जो लॉ कमीशन की जो नाइन्थ रिपोर्ट थी, इसके रिकमेंडेशंस को मान लिया और इसके रिकमेंडेशंस को एज इट इज बिल समझ करके यानी बिल बना करके इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और ये पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो तारीख थी 23 दिसंबर 1960 की तारीख थी। नाउ अगेन यहां पर ये लैप्स कर गया किसी रीजन की वजह से,
लेकिन अगेन दोबारा 1962 में फिर से बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और ये बाद में पास हो गया दोनों सदनों से, यानी हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों से 1962 में पास हो गया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का एसेंट आया वो तो सबको पता है कि 13 दिसंबर 1963 को प्रेसिडेंट का एसेंट रहा। बाकी जो लागू होने का सिस्टम है वो सारी चीजें तो अपने पास है, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, बड़ा सीधा सा फंडा हो गया, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज हो गया। अगर आपको पता है या नहीं पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब लागू हुआ था, एनीबॉडी कैन गिव मी द आंसर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? एनीबॉडी? नो वन? अरे सर 1963 में था सर। फर्स्ट मार्च 1963। फर्स्ट यहाँ इन्होंने लिखा है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, और फुटनोट नंबर 2 है। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन फुटनोट नंबर 2। 1 मार्च 1963 है कि 64? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट में, जो है यहाँ सामने मैं शो कर रहा हूं, और ये 1964 ही है। 1 मार्च 1960। क्या मैडम? 64 है सर। ऑब्वियसली 64 है। तो ये 1 मार्च 1964 1 मार्च 1964 को लागू हुआ था। 1 मार्च 1964 को इन्फोर्स किया गया था। लेकिन सर सब्सटेंशियल वो अमेंडमेंट हुआ है इसमें 2018 में। बिल्कुल हुआ है, 2018 में भी हुआ है, 2019 में भी हुआ है, नो डाउट इसमें हुआ है अमेंडमेंट। सो 2018 में बकायदा जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपके बेयर एक्ट जिन लोगों ने परचेज किया होगा नया वाला, उसमें वो अमेंडमेंट होगा बिल्कुल। और इसमें कौन कौन से सेक्शन अमेंड किए गए वो भी मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देता हूँ। 14, 16। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जब हम लोग बात निकाल ही चुके हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मैं शॉर्ट में इसको SR एक्ट लिखता हूँ या SR ही लिखता हूँ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में रिसेंटली 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ और ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ। 2019 का अमेंडमेंट सबको पता है, बाकायदा पहले जो जरूरी है वो मैं बताऊं 2018 का अमेंडमेंट। इसका जो एक्ट नंबर था 18 ऑफ 2018 था, ये बड़े जार नंबर है 18 ऑफ, याद हो जाएगा आपको, 18 ऑफ 2018 था, जिसके ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है भाई, पहले बता दे रहा हूं ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ये 1 अगस्त ये सब आ सकता है क्योंकि जो नए नई चीजें होते हैं वो रिसेंट है ना, 2018 के बाद 22 बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। सो 1 अगस्त 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट को एसेंट दिया गया था। और ये कब से लागू हुआ है ये बता सकते हैं कोई? नया वाला जो 2018 का एक्ट है कब से लागू हुआ है? 1 अगस्त से सर। 1 अगस्त से पक्का? हाँ जी 2018 सर। सर अक्टूबर, अक्टूबर बोल रहे हैं, कोई अगस्त बोल रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा सर। नया वाला एक्ट है या निकालूं मैं इस पे फिर से इंटरनेट के थ्रू? 2018 है सर। 1 अगस्त 1/10/2018 है सर, बिल्कुल सही है। 10वां महीना का मतलब अक्टूबर हो जाएगा सर। वो असेंट मिली थी सर अगस्त में, सॉरी। हाँ 1 अगस्त 2018 को एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट से, और ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था हमारा 1 अक्टूबर 2018 को। 2018 का ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है। ओके, मुद्दे की बात करते हैं। अब ये जो 2018 का जो हमारा अमेंडमेंट है, सॉरी 2018 का ये जो अमेंडमेंट है ये लागू होता है तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ये सेक्शन 6 को, यहां मैं सेक्शंस कर देता हूं सीधा, ये सेक्शन 6 को अमेंड करता है, 10 को अमेंड करता है, इसके अलावा 11 को अमेंड करता है, 14 को भी अमेंड कर देता है, यानी जो पहले वाले जो सेक्शंस थे उस सबको अमेंड कर रहा है। इसके अलावा 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 25, ये सारे जो वो सेक्शंस हैं जिसको 2018 के साथ अमेंड कर दिया गया है। इवन 4141 सेक्शन को भी अमेंड कर दिया गया है, जिसका जिक्र अभी हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो नाउ अभी तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रिसेंट वाले से नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 1877 में भी था। ठीक है, इस बात के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद एक सबसे बड़ा चीज क्या हो गया था, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट, एनीबॉडी कैन टेल मी, जो आप लोगों को जानना ही चाहिए,
2018 के अमेंडमेंट से एक बेसिक सा फंडा आया था, क्या है एनीबडी? जल्दी से, सबसे जरूरी अमेंडमेंट जो आपको बताना ही चाहिए और जानना भी चाहिए, क्या है वो? नोबडी? वो 21A वाला सर, क्या सर? 21A बोल रहे हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाला सर। रिपील नहीं हुआ सर, है। वो सब तो है, कुछ और है जो आप लोग को जानना ही चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। जनरली जो है, देखिए मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ शो करने के लिए। मैं शेड्यूल एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया आपका SRA 2018. Okay, so now it's downloaded. Now it's open. Oh God, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से just a second, यहाँ से फोल्डर ये यहाँ आ गया, ठीक है। Now we can see. Okay. ये सब जो है ना बड़ी बड़ी जरूरी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल जानना ही चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या शो होता है, ये रहा, आपको मैं शो करता हूँ पहले। अब जो लोग देर से जुड़ेंगे वो कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट में सारे कहाँ से आ गया, तो कंफ्यूज नहीं करना है, डोंट वरी, ठीक है। ये आपके सामने आ गया, देखिए ये हमारा भारत का राजपत्र ओरिजिनल जो है, जहां से हम लोग नॉर्मली डाउनलोड करते हैं वहीं से डाउनलोड किया है। सो यू कैन सी 2018 का है, और यहाँ देखिए ये जो 2018 का, यहाँ पर बहुत कायदे से उन्होंने साइड में दे रखा है, ठीक है। सो 2018 के लिए देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो ये ओरिजिनल है, तो बाद में सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था तो वो लग गया, ठीक है। सो नाउ मुद्दे की बात, यहाँ पर अमेंडमेंट 6 हो गया, 10 हो गया, ये सारे हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जो आप जाएंगे 1 2 3 4 5, ये दिस वन, आफ्टर पार्ट 3 of the principal act the following schedule shall be inserted, namely सबसे मेजर जो चीज दिखती है और देखनी चाहिए वो है शेड्यूल का इंसर्शन, यानी नया जो अमेंडमेंट हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, उसके तहत यहाँ पर एक बकायदा शेड्यूल इंटर कर दिया गया है। और शेड्यूल क्या है, ये यहाँ पर शेड्यूल है कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसेक्टर। तो ये सब जो यहाँ पर आप सीधे समझ लीजिए कि 2018 वाले में जो मेजर जो दिखता है वो सेक्शंस के अलावा, सेक्शंस तो ऑलमोस्ट सब जगह होते ही होते हैं, ठीक है, सेक्शंस का अमेंडमेंट। चलिए मुद्दे की बात जरा कर लें, अपने मुद्दे पे आ जाए तो हमारा जो मैटर है वो सीधे सीधे कोरिलेट करता है सेक्शन 41 के साथ। देखिए 4141 जो हमारा सेक्शन है वो बेसिकली है क्या, पहले इसको जरा समझिएगा। और ये जो 4141 जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ ये 1877 वाला है। अब अनफॉर्चुनेटली 1877 वाला हमारे पास एक्ट प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये मतलब इसका में अमेंडमेंट नहीं हुआ था बकायदा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको एज इट इज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी अगर आप देखोगे ये वाला जो सेक्शन है 41, इसमें अमेंडमेंट हो करके यहाँ पर एच के बाद एक एच ए जोड़ दिया गया है, यहाँ पर एक एच ए इंसर्ट कर दिया गया है एच के बाद। आप चाहोगे तो यहाँ से देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए in section 41 of the principal act after clause h the following clause shall be inserted, namely HA if it would impede or delay so and so। तो ये HA यहाँ पर अब नया इंसर्ट कर दिया गया है, यानी अमेंड। और जो मैंने अपनो इतनी जल्दी मैंने कैसे बता दिया आपको, तो यहाँ से साफने से आइडिया मिलता है। देखिए अमेंडमेंट 41, अमेंडमेंट 25, 21, इसके अलावा सीधा देखिए और कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो अमेंडमेंट आपका हो रहा है वो आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए अमेंडमेंट जहां जहां होगा ये सारे 20 हो गया, इसके अलावा 19, ये सारे जो सेक्शंस हैं यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, यानी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने अमेंडमेंट लिया है। जस्ट अ सेकेंड होल्ड करिए, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अब डायरेक्ट मैं सेक्शन 41 की बात करता हूँ। सेक्शन 41 जो पुराना वाला है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। देखिए सेक्शन 41 बेसिकली है क्या, और सेक्शन 41 का हमारा जो मोहरी बीबी का केस है उससे लेना देना क्या है। सेक्शन 41 कहता है कि इंजंक्शन को कब रिफ्यूज किया जा सकता है। अभी समझिए कि इंजंक्शन होता क्या है सब शॉर्ट तरीके से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंजंक्शन?
इंजंक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन हो सकता है, परमानेंट इंजंक्शन हो सकता है, इंजंक्शन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। इंजंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सीधी भाषा में समझिए, इंजंक्शन कुछ नहीं होता बल्कि इंजंक्शन एक कोर्ट का आदेश होता है, ऑर्डर होता है, जिसके तहत कोर्ट किसी काम को करने के लिए कहता है, यानी टू डू, और या तो किसी काम को नहीं करने के लिए, यानी उस पर रोक लगाने के लिए कहता है, तो उस पर कहेंगे नॉट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि दो भाई हैं और उनके पिताजी ने एक घर छोड़ा है मरने के बाद। तो ये ग्राउंड फ्लोर का घर है और ये G+1, यानी ये फर्स्ट फ्लोर का घर है। अब ये जो G वाला घर है ये बड़े वाले भाई को मिला है, नंबर 1 भाई को, और ये नंबर 2 भाई को मिला है, सेकंड वाले भाई को। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, बड़े वाले भाई साहब क्या करते हैं कि जिस पिलर पर ये मकान ऊपर खड़ा है ये उसका एक पिलर तोड़ना चाहते हैं। बेसिकली ये पूरा कंस्ट्रक्शन अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। उनका अपना सोच है कि मैं थोड़ा सा इसको घर को और थोड़ा सा सही तरीके से बनाऊं। अब ये जो भाई साहब हैं, इनके जो छोटे वाले भाई वो ऊपर रह रहे हैं फैमिली के साथ, और ये जो बड़ा वाला भाई है नीचे का पिलर वगैरह तोड़ना चाह रहा है। तो कॉमन सी सोच है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये नीचे का घर का अगर कोई पिलर वगैरह तोड़ दिया जाए तो ऊपर का घर का तो एग्जिस्टेंस हम सोच ही नहीं सकते हैं। अगर जैसे G+10 हो, G+20 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे का अगर पिलर ही तोड़ दे तो G+10 20 क्या काम करेगा, सब धीरे से धम 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 गिर जाएंगे। सो यहां पर जैसे ये पिलर तोड़ना शुरू करता है तो ये जो भाई है छोटा वाला तुरंत कोर्ट में जाता है और कहता है कि जनाब इंजंक्शन ग्रांट कर दें, क्योंकि अगर इसको नहीं इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा तो मेरा इतना लॉस हो जाएगा जिसकी भरपाई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है किसी भी कीमत पर। इररिपेरेबल लॉस, उसके लिए एक शब्द होता है टेक्निकल जिसको हम कहते हैं इररिपेरेबल लॉस, ऐसा डैमेज हो जाएगा मेरा। सो इसीलिए कोर्ट इस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करने के बाद यहाँ ऑर्डर कर सकती है कि हाँ इंजंक्शन। तो इंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो बड़ा वाला भाई है उस पर कोर्ट रोक लगा देगी, बोलेगी आप इस कोर्ट के केस के फैसले होने तक आप इसमें क्या करेंगे, किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इसमें स्टेटस को रखेंगे। स्टेटस को मतलब जो जैसा अभी वर्तमान में है उसको वैसा ही छोड़ देंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ या परिवर्तन अलाउड नहीं होगा। ये होता है स्टेटस को। तो क्या हो गया, इंजंक्शन का एक इंजंक्शन कुछ नहीं होता सर, इंजंक्शन एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट आदेश करती है टू डू और टू नॉट टू डू, कुछ काम को करने के लिए, किसी काम को नहीं करने के लिए आदेश करना। दिस इज बेसिकली इंजंक्शन। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या आता है हमारे लिए, वो जरा देखिए। सेक्शन हमारे पास आता है 4141। देखिए क्या आप इसमें कहा गया है, इसमें बहुत सारी चीजें आती। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, ठीक है, इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब यहां पर जो आपको प्रोविजन मिला है ना, ये प्रोविजन एज इट इज यहां पर 1877 में नहीं था। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। 1877 में जो हमारे पास जो सेक्शन 41 था, फिर से सुनिएगा, अगर मैं फास्ट हूं तो बोलता हूं मैं स्लो। मोहिरी बीवी का जो केस है, मोहिरी बीबी के केस में जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लगा हुआ है वो 1877 का था, 1877 का। और इसमें जो सेक्शन लगा हुआ था वो था सेक्शन 4141। सो अगर मैं यहां पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, सो इट मींस आई एम डिस्कसिंग SRA 1877 और उसका सेक्शन 4141। सो व्हाट वाज दैट सेक्शन इन द ईयर ऑफ 1877? 1877 के कानून में सेक्शन 41 क्या था? एक लाइन का मैटर है, वो मैं आपको शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिखना हो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऑन एड जजिंग, ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, इंटरनेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, विकिपीडिया पर भी मिल सकता है। सो ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन of an instrument, comma, the court may require the party to whom such relief is granted, to whom such relief is granted, to
make any compensation, to make any compensation to the other, खत्म हो गई बात, to the other which justice may require, to the other which justice may require, मामला खत्म हो गया। ये यहां पर मामला फिनिश। यही छोटा सा सेक्शन था 4141 इन द ईयर ऑफ 1877। अब ये क्या मतलब है इसका भी समझिए। यहां पर कहा गया था ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, 1877 के कानून के हिसाब से हम लोगों का जो अभी ये जानते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है खास करके कि भाई हम तो वो तो देख रहे हैं 1963 का हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। लोगों को पता ही नहीं कि हाँ हमारे पास जो 1963 का एक्ट है ये मोहरी बीवी के केस पर लगता ही नहीं। मोहरी बीवी के केस पर कोई और ही एक्ट लग रहा है और वो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लेकिन लग रहा है कब का, 77 का। इसमें बहुत क्लियर कहा गया ऑन एडजजिंग दी कैंसिलेशन, जस्ट अ सेकेंड, ऑन एडजजिंग दी कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी जब इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन की बात होगी तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? कोर्ट में रिक्वायर का मतलब यहां होता है आदेश देना, ऑर्डर देने के सेंस में है। यानी कोर्ट ऐसा आदेश कर सकता है द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, जिस पर्सन को, जिस पार्टी को रिलीफ ग्रांट किया गया है, टू मेक एनी कॉम्पनसेशन टू द अदर विच जस्टिस में रिक्वायर। मतलब क्या है जरा समझते हैं अपने कंटेक्स्ट में। मोहरी बीवी और धर्मदास घोष है, तो धर्मदास घोष ने क्या किया था, ये एलिगेशन उसके ऊपर लगता है कि अपनी असली एज छिपा करके, अपना माइनॉरिटी को छिपा करके वो ट्रांजैक्शन करता है किसके साथ, ब्रह्मदत्त के साथ। और ब्रह्मदत्त के गुजर जाने के बाद मोहरी बीवी उसका हैंडल करती रहती है मैटर, इसलिए मोहरी बीवी का नाम आ रहा है, ब्रह्मदत्त का नाम हट चुका है। नाउ द पॉइंट हियर इज, कोर्ट ने कहा कि भाई उसने ऐसा कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था। ब्रह्मदत्त को जिस समय ट्रांजैक्शन कर रहा था मॉर्टगेज का, जिस समय वो प्रॉपर्टी ले रहा था गिरवी, उस समय ब्रह्मदत्त को बकायदा पता था कि जिस बंदे के साथ मैं डील कर रहा हूं वो बंदा तो माइनर है। तो जब किसी माइनर के साथ हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, इस बात का उसको पता था, फिर भी वो इंटर करता है अग्रीमेंट में, फिर भी वो पैसे उसको लोन पर देता है और उसके बाद कोर्ट से एक्सपेक्टेशन रखता है कि कोर्ट उसको उसके बाद के पैसे वापस कर दे। सेक्शन 41 जो 1877 का है, यहां पर कह रहा कोर्ट में रिक्वायर, व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कोर्ट की अगर मर्जी होगी, कोर्ट का डिस्क्रेशनरी पावर है यहां पर। 1877 बार बार रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में मिक्स मत कर देना, यही आपको अलग आंसर देगा। बहुत से लोग को नहीं पता, आपको पता है, अच्छी बात, मेरी ड्यूटी है बताना, मैं बता रहा हूं। कोर्ट में रिक्वायर दी पार्टी, कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है, कोर्ट का डिस्क्रेशनरी पावर है कि भैया कोर्ट और कंपनसेशन का ऑर्डर कर सकता है। किसको? धर्मदास घोष को नहीं, ब्रह्मदत्त को, यानी मोहरी बीबी को, कि भैया तुमने लॉस किया है, क्योंकि तुमने लॉस किया है इसीलिए तुम उसको चलो कॉम्पनसेशन दो, एज पर दी सेक्शन 41 ऑफ 1877 वाला जो कानून है उसके तहत। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अगर हम 1877 का इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उठा भी लें और अगर हम उसको सेक्शन 11 के साथ रीड भी करें, उसके साथ हम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखे भी, केस को, मोहरी बीवी को और धर्मदास घोष के केस को देखे भी, तो भी सेक्शन 41 का एप्लीकेशन नहीं होता है। सेक्शन 41 का एप्लीकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? व्हाई एंड हाउ? क्यों नहीं होता है? कोर्ट का कहना था कि अगर हम मोहरी बीबी और धर्मदास घोष के सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करें तो जस्टिस के हिसाब से, न्याय के हिसाब से यहां धर्मदास घोष को एक चवन्नी भी वापस करने की जरूरत नहीं है।
1 रुपया 1 आना भी वापस करने की जरूरत नहीं है ब्रह्मदत्त को या मोहरी बीबी को, 1 रुपया भी नहीं देना है। रुपया तो बड़ी दूर की बात थी, उस जमाने में 1 आना चलता था होगा, या चांदी का सिक्का या दमड़ी दमड़ी चलता होगा। दमड़ी आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, आई डोंट नो। तो मैंने अपने जमाने में 1 पैसा 2 पैसे देखे हैं, 5 पैसे का भी सिक्का देखा है, खैर बात डिफरेंट है। तो आप देख मैंने भी सकते हो, तो हाँ एंटिक्विटी चीजें अगर किसी के हाँ, पास 5 पैसे का देखा सर, 25 पैसे चवन्नी होती थी सर। हाँ, और चांदी का सिक्का हुआ करता था पहले। हमारे जो अच्छा, दादाजी हुआ करते थे या उनके पूर्वज जो हुआ करते, उनके पास चांदी का सिक्का हुआ करता था, मिलता है सर चांदी का सिक्का तो, लेकिन और वो भी पुराने विक्टोरिया का फोटो उस पर बना हुआ रहता था, रानी विक्टोरिया जी का। सर। खैर, सो नाउ अगर हम इस केस के सर्कमस्टांसेज को भी कंसीडर कर लें, तो यहां पर जो पैसा लिया है धर्मदास घोष ने, उसको 1 भी रुपया वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मदत्त था सब कुछ जानबूझ करके, समझबूझ करके उसके साथ अग्रीमेंट साइन करता है कि ये बच्चा है, ये माइनर है, इसका हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। इट मींस कोर्ट का सीधा सीधा कहना था कि ब्रह्मदत्त हैज एन इंटेंशन टू टेक एन एडवांटेज with full knowledge that धर्मदास घोष is a minor। वो इन्फेंट है, वो माइनर है, उसको सब पता था और वो एडवांटेज लेना चाहता था, इसलिए जानबूझ करके माइनर के साथ अग्रीमेंट किया। जब जानबूझ करके तुम खुद ही गड्ढे में गिरे हो, तो कोर्ट क्यों आदेश करे कि भैया उसको कॉम्पनसेशन दे दो जो डिमांड कर रहा था। उसने कहा था ना कि कम से कम 10,500 रुपए तो रिटर्न कर दो भाई। अब इसमें थोड़ा सा झोल है, झोल क्या है मैं वो भी क्लियर करता हूं। आपको बहुत जगह मिलेगा ये केस, बहुत जगह मिलेगा केस। तो किसी टेक्स्ट बुक के अंदर, किसी गाइड के अंदर, कहीं पर इंटरनेट पर आपको कहीं अमाउंट 20,000 रुपया मिलेगा, यानी 20,000 रुपीज का लोन लिया था उस जमाने में। कहीं पर 10,000 का अमाउंट मिलता है। तो इसके अमाउंट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अमाउंट कुछ भी हो, वट एवर इट में भी फर्क नहीं पड़ता। 10,500 हो या 20,000 रुपया हो, उससे कोई हमें फर्क नहीं, लेना देना नहीं। जो लीगल प्रिंसिपल है उसकी बात करेंगे। सो इसीलिए इसको भी हमारे प्रिवी काउंसिल ने डिसअलाउ कर दिया, इसको भी प्रिवी काउंसिल ने डिसअलाउ कर दिया। सो समझिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का उस जमाने से रोल क्या था, 1877 से क्या रोल था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली क्या है, एक तरीके का रिलीफ, रेमेडी देता है। वो कहते हैं ना कि जहां कहीं भी राइट होता है वहां पर क्या होता है, रेमेडी होती है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। अगर आपके पास राइट है तो आपका रेमेडी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई बंदा होगा जो राइट को, आपके राइट को इन्फ्रिंज कर देगा, आपके राइट्स का वायोलेशन करेगा। अगर कोई आपके राइट्स का वायोलेशन करता है तो आपको यह अधिकार है कि आप अपने राइट के वायोलेशन होने पर आप रेमेडी लें। रेमेडी जो भी अवेलेबल है वो रेमेडी लें, एक्सरसाइज करें उस लॉ का। तो चलिए इस पार्ट को भी मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें आप 2 लाइनें नोट कर सकते हैं। एज फार एज सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऐसे सिर्फ लिख के नहीं छोड़ना है, यहाँ 1963 या 1877, तो यहाँ पर हमारा 1877 होगा। सो एज पर एज सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इज कंसर्न, द कोर्ट यानी द प्रिवी काउंसिल, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट, प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड क्या करके दिया, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट सेक्शन 41 gives discretionary power to the discretionary power to the court to order compensation, to order compensation, compensation देने के लिए डिस्क्रिशनरी पावर जो है कोर्ट के पास मौजूद है। बट under the fact and circumstances of the case, under the fact and circumstances of the case, केस का फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखने के बाद it is not required
to return of the money advanced, जो भी पैसा लिया गया था मनी, वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। जो माइनर को दिया गया था उसको रिटर्न करने की माइनर को जरूरत नहीं है। एज द मनी, जो पैसा था, एज द मनी हैड बीन एडवांस्ड, as the money had been advanced with the full knowledge of the infancy of the plaintiff, लास्ट लाइन आपके केस का मटेरियल का नोट का, therefore privy council disallowed the prayer। तो आपको हर एक सेक्शन जो भी इसके रिलेवेंट प्रोविजंस थे उसके साथ मैंने आपको क्या कर दिया, कनेक्ट करके शेयर कर दिया। मोहरी बीबी को लोग अधूरा पढ़ते हैं या पूरा पढ़ते ही नहीं, क्योंकि इसमें जो सोचने की चीज है ना सर, 1903 का एक्ट है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का तो जिक्र होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस आप देख लीजिए, आप लोग देखिए यूट्यूब पर वीडियो, ये 1877 का जिक्र करते ही नहीं, बस हो गया 2 लाइनों में कि हाँ होता है, बस वॉइड होता है। अरे भैया वॉइड क्यों होता है, दूसरे सेक्शंस के साथ कोरिलेट करके देखना है, दूसरे सेक्शंस में दम क्या है वो भी देखना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले ये बताइए कि मोहरी बीवी के केस में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके समरी पे आऊं तो यहाँ पर मैंने समरी दिया था लास्ट, यानी कल हम लोगों ने शेयर किया था, तो उस पॉइंट से भी यहाँ पर अगर हम लेके आए तो बड़ा सीधा है कि यानी कि सेक्शन 64-65 कॉन्ट्रैक्ट को रीड विथ कर रहे थे 11 के साथ। अब यहाँ पर एक मैं प्रोविजन लिख देता हूँ, सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, सॉरी, सेक्शन 41 SRA रीड विथ सेक्शन 11। अब यहाँ पर अधूरी बात क्या है, सेक्शन 41 SRA 1877, ये क्लियर मेंशन करना पड़ेगा अपने को। 1877 के लॉ के साथ इसको क्या किया गया, रीड विथ किया गया। इसीलिए ईयर लिखना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सब आपकी सिंसियरिटी को शो करता है। ये छोटे छोटे जो मेहनत होते हैं ना, छोटी छोटी बातें जो है एग्जामिनर को दिखती हैं कि नहीं बंदे ने थोड़ा मेहनत तो किया है। बहुत से लोग कहते हैं सर टाइम पास होता है। सर टाइम पास बेशक होता है सर, आप जो लिखेंगे ना उसी पर तो नंबर मिल रहा है। आपके नॉलेज भरा हुआ है आपके माइंड के अंदर, अगर वो पेज पर नहीं आएगी, पन्ने पर नहीं लिख के आएगी, आंसर शीट में नहीं दिखेगी, तो फिर उस एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपको कितना पता है। भले आपके दिमाग में भरा हुआ नॉलेज है सब कुछ, आप एक ही बार में बोलना शुरू कर देते हैं, तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया, फिर भी कोई मतलब नहीं बनता है जब तक वो आंसर शीट में दिखेगा नहीं। ओके, सो नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ सर बोलिए सर। सर इसका एक कोरिलेशन है, इसका सर एक बार रिपीट कर दें, समझ में नहीं आया सर। ये इसका 41 के साथ कोरिलेशन अगर कहेंगे तो पूरा मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन नहीं पहले पूरा आप नहीं ये सर, एक बार ये एक बार ब्रीफ भी कर देंगे तो दोबारा से। तो सर ये 41 के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, कौन सा इसका पार्ट कनेक्ट हो रहा है? देखिए 41 पहले ये जो आपके पास बेयर एक्ट है उसमें मिलेगा नहीं। 18 से एक जस्ट सेकंड होल्ड कीजिए, उसका भी मैं जुगाड़ कर देता हूँ। इंटरनेट है, 2 मिनट मेरे को समय दीजिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। रिकॉर्डेड देखिए, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं, अभी फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं एक पॉइंट, कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे जो कंट्रीज आज के डेट में आपको दिख रहे हैं, इन सारे कंट्रीज के अंदर वही लॉ हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। यानी इंडिया और पाकिस्तान जब एक हुआ करता था उस समय हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 था। अभी ये जो एक्ट है ना, ये एज इट इज पाकिस्तान के अंदर चल रहा है।
सो अभी जो इंटरनेट पर मुझे जो जल्दी से दिख गया वो एक फाइल मेरे को दिखी और वो मैं डाउनलोड करके आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ सी, ये शायद पाकिस्तान कहीं कोई फाइल है, वहां पर ये अभी भी चलता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट अपडेटेड दिया है कि कब का है, 1877, ये उसके बाद इन्होंने डेट दे रखी है, मंथ दे रखी है। खैर, अपने को जो काम की बात है वो मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ। जो क्वेश्चन है कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन था, तो मैं उसके ऊपर पहले लेके आ रहा हूँ। देखिए 1877 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन था हमारा 41, लेट मी सी, 41, 39, 40 और ये रहा 41, ये सेक्शन है, ये वो सेक्शन था। यानी कि मोहरी बीबी के केस में इस सेक्शन का इस्तेमाल हुआ था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो आपको एज इट इज दिख रहा है। अब देखिए, आप फर्क देखिए, ये 1877 1877 का एसआरए है, ये हमारे पास 1963 का हमारे पास एसआरए है, और अब तो एसआरए 2018 का और बदल गया, थोड़ा सा डिफरेंट है सर, टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है सर। तो इसीलिए मैं सब कुछ सामने नहीं समझ पाया सर मैं इसको। क्या सर? तभी नहीं समझ पाया था सर मैं, ये आपने वहां से पूरा हाँ, तो इसीलिए नहीं समझ पाया, इसीलिए मैंने आपको टाइम भी लिया और मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। अब किसको भी नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आ जाएगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। ये जो है, ये जो अभी चल रहा है, ये पाकिस्तान में एज इट इज ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो अमेंड हो गया, लेकिन वहां पर चला रहे हैं। तो यहां पर जो है, यही 1877 का ओरिजिनल एसआरए एक्ट है ये, ओके, इसी की बात मैं कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, पावर टू रिक्वायर, अगर ये मान लीजिए अमेंड नहीं होता तो शायद इंडिया में यही एज इट इज चलता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान एविडेंस एक्ट है, सेम है, 1872 वाला ही है। जैसे इंडिया में हमारे पास इंडियन पिनल कोड है, तो उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान पिनल कोड बना दिया। जब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था तब रणवीर पिनल कोड बन चलता था, वो भी सेम था। उनके यहाँ सीआरपीसी अलग चलता है, हमारे यहाँ का सीआरपीसी अलग है। यानी उनके पास जो सीआरपीसी 1889 वाला सीआरपीसी है, हमारा सीआरपीसी हमने अमेंड कर दिया, 1973 वाला सीआरपीसी लगा दिया। बहुत सारे लिमिटेशन एक्ट हमने अमेंड कर दिया, वो पुराना वाला ही चला रहे हैं, ठीक है। सीपीसी दोनों जगह सेम चलता है, उसी में नहीं, बहुत सारे कंट्री, बांग्लादेश में भी वही चल रहा है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए ये है पावर टू रिक्वायर पार्टी फॉर होम इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पार्टी कौन है, हमारे पास पार्टी दो है, एक धर्मदास घोष और दूसरा है मोहरी बीबी, ठीक है। यही दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। अब यहां पर कोर्ट एक पार्टी को आदेश देगा जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट को कैंसल कर दिया, तो किसके लिए इंस्ट्रूमेंट को कैंसल कर दिया गया, यानी कि कोर्ट कह रही है कि भैया यहां पर 41 के तहत कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। कैसे? ऑन एड जजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑन एड जजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यहां पर क्या है, मॉर्टगेज डीड है। ध्यान से सुनिएगा, डाउट है तो भी पूछ लेना। सर धर्मदास घोष और मोहरी बीबी के बीच में जो डील हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ, मॉर्टगेज खेल रहे थे वो लोग, तो वहां पर मॉर्टगेज वाज एन इंस्ट्रूमेंट। सो मॉर्टगेज के मैटर को था, तो मॉर्टगेज को उसने क्या कहा कि सर ये मॉर्टगेज हुआ ही नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। किसने कहा? धर्मदास घोष, और उसकी मदर ने जाके ये केस फाइल किया था। धर्मदास घोष का कहना था हमने तो कोई चीज गिरवी रखी नहीं, हम तो माइनर थे भैया, हमें क्या पता क्या होता है ये सब मॉर्टगेज, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो अगर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, अब इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया मतलब मॉर्टगेज डीड कैंसिल हो गया। अगर मॉर्टगेज डीड कैंसिल हुआ, जो किस केस में हुआ, तो मॉर्टगेज डीड जब कैंसिल होता है तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है द कोर्ट में लिखा है, मतलब कोर्ट की मर्जी, चाहे करे चाहे ना करे। सो कोर्ट में रिक्वायर दी पार्टी, यानी कोर्ट चाहे तो पार्टी को आदेश दे सकती है, किस बात के लिए? ग्रांटेड टू मेक, किस बात के लिए? टू मेक एनी कॉम्पनसेशन टू अदर विच जस्टिस में रिक्वायर, यानी जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है, न्याय के लिए जो जरूरी है, जो न्यायोचित है, उसके हिसाब से दूसरे पार्टी को कॉम्पनसेशन करने का, कॉम्पनसेशन देने के लिए कोर्ट आदेश कर सकती है। ये बात 1877 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये बात मेंशन है। मतलब ये हो गया, यानी कि जो हमारा मोहरी बीबी है और धर्मदास घोष है, तो मोहरी बीबी का ये कहना था कि जनाब सेक्शन 41 के तहत
जनाब सेक्शन 41 के तहत अगर हमारा मॉर्टगेज डीड कैंसिल भी हो गया, मान लेते हैं कि मॉर्टगेज डीड 2 मिनट के लिए कैंसिल हो गया क्योंकि वो माइनर था, सब ठीक है, मॉर्टगेज डीड कैंसिल हो गया मान लिया, लेकिन मॉर्टगेज डीड कैंसिल होने के बावजूद भी जो पैसा इसने इस्तेमाल किया, जो पैसा ये खा के बैठ गया और डकार भी नहीं ले रहा, जो पैसा ये पचा गया, उस पैसे का कुछ तो मेरे को कॉम्पनसेशन दे दो, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे भाई। हमने पैसे तो दिए ना, सच्चाई तो यही है कि हमने पैसे दिए धर्मदास घोष को, अब वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है और मॉर्टगेज डीड भी ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है एज पर सेक्शन 41 कि हाँ वो कॉम्पनसेशन का आदेश दे सकता है या कॉम्पनसेशन का आदेश नहीं दे सकता है। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हम कॉम्पनसेशन का आदेश नहीं देंगे, हम कॉम्पनसेशन का आदेश नहीं देते हैं। किसको? धर्मदास घोष को, कि भैया तुम पैसे दो उसको, मोहिरी बीवी को, बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि उसको इन्फेंसी की नॉलेज थी सर, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि तुम बच्चे नहीं थे और जो ब्रह्मदत्त था यानी जो तुम्हारा पहले का बंदा था उसने जानबूझ करके इसके साथ मॉर्टगेज डीड साइन कराई और वो उसका बेनिफिट लेना चाहता था, सब कुछ जानते हुए कि वो बच्चा है, माइनर है, इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बेनिफिट ले सकता हूँ मॉर्टगेज डीड का। तुम्हारे दिमाग में बेईमानी चल रही थी, तुम 10,000 रुपए दे करके उससे 50,000 रुपए वसूलने के चक्कर में लगे थे या 20,000 वसूलने के चक्कर में लगे हुए थे। तो जब तुम्हारे को सब चीज का नॉलेज था कि इन्फेंट है फिर भी तुम डील कर रहे हो, अब काहे का कॉम्पनसेशन भाई? अगर इन्फेंसी का नॉलेज नहीं होता, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आप इसको जितना छेड़ेंगे नया क्वेश्चन निकलेगा और यहीं से नया क्वेश्चन निकलता है। मान लीजिए कि अगर कोई बंदा, आज की तारीख में बात करते हैं, चलिए 1877 बीत गई, बात खत्म हो गई मोहरी बीबी की। आज की तारीख में अगर कोई बंदा जो कि सचमुच में मेजर है लेकिन वो माइनर बन करके जाता है डील करने के लिए, तो पहली बात तो डील होगी नहीं, यस और नो, डील होगी नहीं होगी। इन केस मान लीजिए कि अगर कोई माइनर बंदा मेजर बन के जाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, अगर कोई माइनर बंदा मेजर बन के जाए और डील करे मॉर्टगेज डीड का, वास्तव में वो माइनर है, बन के जाता है मेजर, मिस रिप्रेजेंट करता है अदर पार्टी को, मान लीजिए आप ही कोई आके मिस रिप्रेजेंट करता है और कल को कहता है कि जी मैं तो ऐसे ऐसे, मैं तो माइनर था, आपने मेरे साथ डील कैसे किया, तो क्या यहां पर कॉम्पनसेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोहिरी बीवी का सबसे बड़ा चाहिए, मिलेगा ना सर कि नहीं मिलेगा? देना चाहिए सर। बिल्कुल सही सर, मिलेगा, 100% मिलेगा। मोहिरी बीवी के केस में ये बात हम लोग अक्सर जो नहीं मतलब बताई जाती है, हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं सीखते हैं, वो ये कि भैया उसने जानबूझ के छिपाया नहीं था, उसको पता था, यानी कि दी अदर पार्टी वाज अवेयर विद द फैक्ट्स कि ये जो हमारा धर्मदास घोष है वो माइनर है। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई जान जाएगा कि माइनर है या नहीं है, अगर उसको पता चलता है, छिपाता है, तो उस केस में फिर उसको मिलेगा। ठीक है, तो सीन बदल गया है। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी भी पॉइंट पर, मोहरी बीबी का केस एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अभी भी किसी को डाउट है? थैंक यू सर। ओके, चलिए